गाज़ा में सीज़फायर लागू है, लेकिन उसके बावजूद इज़राइल ने गाज़ा में जो रफ़ा बॉर्डर है उस पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसके बाद ये सीज़फायर टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। हेलो दोस्तों, आज हम अपनी इस चैनल पर गाज़ा, फ़िलिस्तीन और देश दुनिया की बहुत सारी बातें जानेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया भर की खबरों के लिए और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको हर तरह की वीडियोस मिलेगी, इन्फॉर्मेटिव, और साथ ही साथ हर तरह की खबरें भी मिलेगी, ख्वाह वो देश की हो या दुनिया की। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन का मामला था, इन दोनों में सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन इज़राइल के जैसे फितरत रही है हमेशा से, वो सीज़ फायर करने के बावजूद भी दूसरे देशों पर हमला करने की ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी इज़राइल ने कई बार इस तरह किया। जिस भी देश के साथ उसका सीज़ फायर होता है, जिस भी देश के साथ उसका समझौता होता है, समझौते होने के बावजूद भी वो उस देश पर हमला करता रहता है। ये पहली बार नहीं हुआ। इसका एग्जाम्पल लेबनान है। लेबनान से ज़माने से सीज़ फायर लेबनान पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये इज़राइल की फितरत कोई नई नहीं है। जिस भी देश के साथ उसकी जंग होती है और सीज़ फायर होने के बावजूद भी उस देश को तंग करने के लिए, उस देश को परेशान करने के लिए उस देश पर हमला करता रहता है। अभी जैसे कि लेबनान के साथ जब जंग हुई और सीज़ फायर हुआ, तब से लेकर आज तक सैकड़ों बार उसने उस सीज़ फायर का उल्लंघन किया। और इसी तरह जब से इज़राइल और हमास के बीच सीज़ फायर हुआ, उसके बावजूद भी कई बार सीज़ फायर का उल्लंघन इज़राइल कर चुका है। इज़राइल ने ज़बरदस्त हमला किया, एयर स्ट्राइक की रफ़ा बॉर्डर पर। और रफ़ा बॉर्डर जो कि डील का एक हिस्सा था कि रफ़ा बॉर्डर को खोला जाएगा और उसके ज़रिए जितने भी ट्रक्स थी इमदाद की, जैसे आती थी, वो सब आती रहेगी। लेकिन ये सारे के सारे जो डील का हिस्सा था, इनमें से चंद ट्रक इज़राइल आने दिया और अभी उन ट्रकों में भी उसने कटौती कर दी और बहुत कम मिकदार में ट्रकें आ रही हैं। और अभी तो एयर स्ट्राइक तक उसने कर दिया। अब आईडीएफ का जो कहना है वो ये है कि इज़राइल का अपना एक कहना है कि उसका अपना पॉइंट है कि हमने हमला क्यों किया। इज़राइल ने रफ़ा में एयर स्ट्राइक कर दिया सीज़ फायर होने के बावजूद। आईडीएफ का आरोप है कि हमास ने इंजीनियरिंग जो वाहन था इज़राइल का, उस पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर दिया। यह इज़राइल का कहना है। लेकिन हमास ने इन तमाम के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया, जबकि कुछ मीडिया हाउस का यह भी कहना है कि वो जो मिसाइल आई है वो कहां से आई, किसने फायर की, उसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन इज़राइल साफ साफ हमास पर आरोप लगा रहा है कि हमास ने इस काम को किया। अब इज़राइल की फितरत तो सभी को मालूम है कि इज़राइल इस तरह के आरोप लगाकर किसी भी देश को भड़काता है, उकसाता है, और जब वो थोड़ा भी कुछ छोटा मोटा कदम उठाता है तो इज़राइल अपने बाप के मदद से, बाप के सपोर्ट में उस देश पर हमला करता है और उस देश को बर्बादी और तबाही की जानिब ले जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके बाद हमास ने अपनी अलग बात रखी। हमास ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इस हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, किसने हमला किया इसकी जांच इज़राइल खुद करे। लेकिन इज़राइल का कहना है कि यह हमला हमास ने किया है, जिसके जवाब में हमने रफ़ा बॉर्डर पर हमला किया और इज़राइली स्नाइपर ने, ये इज़राइल का कहना है कि इज़राइली स्नाइपर ने 2 हमास के आतंकियों को मार दिया। और फिर उसके बाद अभी बाकी जो कार्रवाई है वो हम करेंगे और इस पर हम एक बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद हम आगे क्या करना है इसके बारे में हम फैसला करेंगे। रफ़ा बॉर्डर पर ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि इज़राइल ने जो समझौता था उसके मुताबिक जितनी ट्रक्स रोज आनी थी, इज़राइल उतनी ट्रक नहीं आने दे रहा। और यहां तक कि नेतन्याहू ने यह तक ऐलान कर दिया कि अब हम रफ़ा बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा जो समझौता था, जिस समझौते के तहत हमारे
बंधकों को, जिंदा जितने बंधक थे उतना तो हमास ने वापस कर दिए, लेकिन जो बंधक मुर्दा थे, अभी कई सारे मुर्दा बंधकों को, उनकी लाशों को हमास ने वापस नहीं किया है, जिसके जवाब में हम इस पूरे के पूरे बॉर्डर को बंद कर देंगे और कोई भी मदद तब तक नहीं हमास यानी फिलिस्तीन के पास जाएगी, फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर कोई भी मदद तब तक नहीं जाएगी जब तक कि हमास हमारे सारे तक जो मर चुके हैं उनकी लाशें हमको सौंप नहीं देता। इजराइल के प्रधानमंत्री यानी नेतन्याहू ने कहा कि हमारे इजराइल के वो फैमिली मेंबर यानी वो लोग जिनका कोई ना कोई बंधक बना हुआ था या उनमें से जो मारा जा चुका है, उनका ये कहना है कि जब तक हमारे फैमिली मेंबर जिंदा या मुर्दा वापस नहीं आ जाता तब तक हमास के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता ना किया जाए और उनके साथ किसी भी तरह की कोई डील ना किया जाए। जिसके बाद पूरी तरीके से रफा बॉर्डर को बंद कर दिया गया और उसके बाद से ही इस तरह की झड़पें शुरू हो गई हैं। फिलहाल 2 और बंधक हमास ने तलाश किए और उनको इजराइल के हवाले कर दिया है और अभी फिलहाल जितने भी बंधक इजराइल के पास पहुंचे हैं यानी जितने भी बंधकों की लाशें पहुंची हैं इजराइल के पास वो 16 है और बकिया बंधकों की लाशें तलाश की जा रही हैं। जैसे जैसे मिलेगी उनकी लाशें इजराइल के पास हमास उन लाशों को पहुंचा देगा। इधर जब इजराइल ने रफा बॉर्डर को बंद किया तो हमास ने ऐलान कर दिया कि इजराइल हर तरह के उल्लंघन कर रहा है, उन सभी के सभी गारंटर देशों की बातों का कोई अहमियत नहीं दे रहा, क्योंकि उनके मुताबिक ये था कि इजराइल रफा बॉर्डर को बंद नहीं करेगा, उसके ज़रिए तमाम के तमाम मदद फिलिस्तीनियों तक पहुंचती रहेगी। इजराइल हर तरह की बातों का उल्लंघन कर रहा है, जितने भी समझौता में चीज़ें थी उन तमाम बातों का उल्लंघन करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि रफा बॉर्डर को बंद करना ये उस सीज़ फायर का उल्लंघन है, क्योंकि उसमें ये शामिल था कि रफा बॉर्डर को बंद नहीं किया जाएगा तो हर तरह की मदद रफा बॉर्डर के ज़रिए फ़िलिस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर आती रहेगी। लेकिन इजराइल ने रफा बॉर्डर बंद करके अपनी जो उसकी ज़ात है उसको दिखाई है और ये बता दिया कि मैं कोई नया नहीं हूँ जुल्म सितम करने में, इससे पहले भी 70 साल से मैं जुल्म सितम करता हुआ आ रहा हूँ फ़िलिस्तीनियों पर और ये एक और दास्तान है जो लिखी जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये फ़हम, ये समझ ही नहीं है, उनके ज़हनो दिमाग में ये भरा जा चुका है कि 7 अक्टूबर 2023 से ही तमाम चीज़ें शुरू हुई हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 7 अक्टूबर 2023 से नहीं, ये 70 साल से ये तमाम चीज़ें शुरू हैं, क्योंकि जब हर तरफ से यूरोप और हर वो जगह से जहां यहूदी बहुत ज़्यादा थे वहां से जब इनको मार पीट कर भगाया गया तो इनको शरण देने के लिए कोई भी ऐसा देश नहीं था जो आगे आए और ये मारे मारे फिरने लगे। फिर इन्होंने आपस में मशवरा किया कि कोई एक ऐसा देश हो जहां पर हम एज अ रिफ्यूजी ना रहे, एज अ मतलब वहां पर जाकर कुछ दिन के लिए बसे नहीं, वो एक ऐसा देश होना चाहिए जो हमारा देश हो, यहूदी नेशन हो, एक ऐसा देश हो। उसके बाद इन्होंने फिलिस्तीन की सरजमीन को चुना और अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ों ने इनसे वादा किया कि अगर वो वर्ल्ड वॉर में उनकी मदद करेंगे तो फिलिस्तीन में वो उनको बसाएंगे, फिलिस्तीन राष्ट्र में उनके लिए उनका एक देश बनाकर देंगे। तो इस तरह की तमाम वादे पैमाने के बाद, लेकिन जब उस्मानी सल्तनत ख़त्म हुई तो ब्रिटेन ने खुद फिलिस्तीन की सरजमीन पर कब्जा कर लिया। 1924 से जब उस्मानी सल्तनत ख़त्म हुई तब से लेकर 1948 तक ब्रिटेन फिलिस्तीन की सरजमीन पर कब्जा किए रखा। वहाँ फिलिस्तीनी भी थे लेकिन कब्जा जो है वो ब्रिटेन का ही था। तो इस तरह 1948 में जब ब्रिटेन वहाँ से जाने लगा तो इन लोगों ने आपस में यही मशवरा किया कि अब हम इजराइल के सुपुर्द इस देश को कर देंगे। और फिर उसके बाद इन्होंने, जिनकी आबादी ज़्यादा थी उनको ज़्यादा ज़मीन मिलनी चाहिए थी, अगर तुम देश बना ही रहे थे तो जिनकी आबादी ज़्यादा थी उनकी ज़मीन भी ज़्यादा होनी चाहिए थी आबादी के लिहाज से, लेकिन उनको कम ज़मीन दी गई और यहूदी जिनकी आबादी कम थी उनको ज़्यादा ज़मीन दी गई। इस तरह जब अरब भड़क गए तो पहली जंग हुई। पहली जब जंग हुई, अरब वॉर जब शुरू हुई तो उसमें हर तरफ से अरबों को दबाने के लिए, अरबों को
मिटाने के लिए अरबों पर जुल्म ज्यादती की दास्तान की शुरुआत हुई। और फिलिस्तीनियों की पर जुल्म ज्यादती की शुरुआत तब से है जो आज तक जारी हो सारी है। जब किसी पर जुल्म किया जाता है, जब किसी पर ज्यादती की जाती है और वो अपनी आवाज बुलंद करता है, तो ये कभी मत समझिएगा कि वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है तो किसी न किसी तरह से लोगों को वो हिंसा दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो अपनी आवाज अपने आजादी के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए इस तरह की वो मुहिम वो लोग छेड़ते हैं, जिन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, जिनको अपने देश आजाद कराना है, इसीलिए इस तरह की मुहिम वो लोग चलाते हैं। तो हमास एक संगठन है, एक ऐसी सेना है जो फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए काम कर रही है। हमास ने यह भी कहा कि रफा क्रॉसिंग को इन लोगों ने बंद कर दिया, जिसके बाद जो बंधक जो इनके मारे गए हैं इजरायली, उनको तलाशने में या लोगों के इधर उधर आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोई चीज़ नहीं आ पा रही, कोई ऐसी गाड़ियां नहीं आ रही जिसके जरिए हम मलबों को हटाकर वहां पर लाशों को तलाश कर सके, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल पर यह भी आरोप लगाया, यह भी कहा कि जब से यह सीज फायर हुआ है तब से लेकर अभी तक 47 बार इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें कई सारे फिलिस्तीनियों को, कई सारे गाजन को जान बहक हुई और कई सारे फिलिस्तीनी जिसमें मारे गए, क्योंकि वो बमबारी करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिसमें मासूम और बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। लेकिन वो, मैं कहता हूं, वो गारंटर देश कहां गए जिन्होंने हमास को ये कहा कि तुम खामोश रहो, लेकिन आज जब उन्हीं फिलिस्तीनियों को मार रहा है, काट रहा है, उन पर जुल्म ज्यादती कर रहा है, गोलियां चला रहा है इजराइल, तो आखिर वो गारंटर देश क्यों नहीं इजराइल को समझा रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो? कहां गए वो सारे देश? क्यों नहीं बीच में आके इजराइल को शांत करा रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, कोई मशीनरी, कोई ऐसी गाड़ियां नहीं है जिससे उन लाशों को ढूंढा जा सके। ये तमाम काम होने में वक्त लगेगा, इसीलिए उनको सब्र करना चाहिए और जैसे जैसे हमास को वो लाशें मिलती जाएंगी, हमास उनके पास पहुंचाता जाएगा। अब फिलिस्तीन के अंदर जो लोग घायल हैं, जब रफा बॉर्डर बंद कर दिया गया तो उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो रफा बॉर्डर के जरिए मिस्र जाकर वहां पे इलाज कराना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। UNRWA की तरफ से बताया गया कि 6000 ट्रक जो रफा बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं कि उनको परमिशन मिले और वो गाजा की तरफ जाएं, और उनमें बहुत सारे ट्रकों में दवाएं हैं, सामान है, खाने पीने का सामान है, और ऐसी कई सारी दवाओं की ऐसी चीज़ें हैं जो गाज़ा में मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन रफ़ा बॉर्डर को बिल्कुल बंद कर दिया गया। जिसके बाद ये UNRWA के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, ये UNRWA का कहना है कि वहाँ पर उनको रोका गया है और ये तमाम चीज़ें अंदर नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से गाज़ा में बीमारों का हाल बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। UNRWA ने यह भी कहा है कि कहीं ऐसा न हो कि इजराइल अपने बंधक जो के मर चुके हैं, उनकी लाशें अभी तक नहीं मिली हैं, उन्हीं का मुद्दा बनाकर, वही इशू बनाकर कहीं ऐसा ना हो कि इन ट्रकों को अंदर ना जाने दे, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे गाज़न जिनके पास दवाएं पहुंचना ज़रूरी है, जिनके पास खाना पहुंचना ज़रूरी है, फूड की सप्लाई होना ज़रूरी है, कहीं इनका इशू बनाकर इनको रोक न दे, जिसकी वजह से वहाँ पर भुखमरी जैसे हालात फिर न पैदा हो जाएं। ये UNRWA का कहना है। आखिरकार ये सीज़ फायर ऐसे मरहले पे पहुँच चुका है कि कभी भी ये टूट सकता है और फिर से जंगी माहौल और जंगी हालात पैदा हो सकते हैं। और नेतन्याहू ने यह भी ऐलान कर दिया कि 2026 में जब इजराइल में इलेक्शन होगा तो उसमें वो प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से उम्मीदवार वो बनने की अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया है उसने, कि फिर से वो प्रधानमंत्री की रेस में दौड़ेगा। अब ये इजराइलियों के ऊपर है कि वो उसको जिताकर अपने देश को बर्बादी की जानिब लेकर जाते हैं, या फिर एक ऐसे इंसान, एक ऐसे चेहरे को चुनते हैं जो इजराइल और आसपास के देशों के लिए एक सलामती वाले बने, किसी पर जुल्म ज़्यादती ना करे, अब फिलिस्तीनियों को भी एक आज़ाद देश बनने दे और ख़ुद भी आज़ादी के साथ रहें और फिलिस्तीन को भी आज़ाद करके उनको भी सुकून और चैन के साथ जीने दें। ये इजराइलियों के ऊपर है कि वो क्या करते हैं अपने देश के फ्यूचर के लिए।
जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इजराइल की जो सरकार है वो कोई बहुमत के साथ नहीं आई, बल्कि कई सारी ऐसी पार्टियों को जुड़कर और गठबंधन के साथ ये अपनी सरकार बनाए हुआ है नेतन्याहू। लेकिन जो कट्टरपंथी नेता है इजराइल में, बेन गवीर वगैरह, इन लोगों ने अब ऐलान कर दिया कि अगर इजराइल ने अपने मरे हुए बंधकों को नहीं वापस लाए और उसके अलावा उनको वापस नहीं किया, तो एक टाइम मैं देता हूं, उस टाइम तक अगर ये नहीं अपने मरे हुए बंधकों की लाशों को ना इजराइल वापस ला पाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और इस सरकार से अलग हो जाऊंगा। ये बेन गवीर ने अब धमकी दी है। इतना ही नहीं कि इसकी ये ख्वाहिश है कि वहां से मरे हुए बंधकों को वापस लाया जाए, बल्कि इसका ये भी कहना है बेन गवीर का कि हमास को अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने ख़त्म नहीं किया तो मैं इस सरकार से अलग हो जाऊंगा। हमास को ख़त्म करने का मतलब है कि लगातार जंग जारी रखने की ये ख्वाहिश रखता है ये कट्टरपंथी नेता। फिर उसके बाद होगा क्या, दोनों जानिब से मार काट का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन शांति चाहने वाले लोगों का यही कहना है कि सीज़ फायर ऐसे ही लागू रहे, चलता रहे और दोनों ही तरफ अमन व शांति कायम रहे। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये जो अभी समझौता हुआ है इसमें यह भी है कि जैसे फ़िलिस्तीनियों ने यहाँ से लाशें इजराइल भेजी हैं, वैसे जो इजरायली जेलों में फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं टॉर्चर करके, जिनको मार दिया गया है, वहाँ से भी लाशों को यहाँ पर लाया गया है। अभी कई सारे लाशें लाई जा चुकी हैं, तकरीबन 135 के आसपास लाशें लाएगी, जिसमें से सिर्फ चंद यानी 6-7 लाशें ऐसी हैं जिनको पहचाना जा सकता है। बाकी लाशों के साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इतना ख़तरनाक अंदाज में टॉर्चर किया गया कि उन लाशों को पहचानना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। आखिर फ़िलिस्तीन के बाद जो एक और अभी जंग जारी है, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, उनके बीच भी अब सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है। और ये सीज़ फायर कोई और नहीं, वो कतर ने ही कराया। जैसे कि ज़्यादातर देशों में जिसमें भी जंग होती है उसमें जो सुलह कराता है उसमें सबसे बड़ा अभी फ़िलहाल जो रोल है वो कतर का ही रहता है। तो इसमें भी कतर ने दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री को अपने देश बुलाया और फिर वहाँ पर कतर में ही दोनों देशों में सुलह करा दिया, जिसमें तुर्की भी मौजूद था और तुर्की ने भी इस समझौते का, इस सीज़ फायर का स्वागत किया। एक खबर यमन से भी आ रही है कि यमन में जो हूती संगठन हैं उन्होंने तकरीबन यूएन के 53 लोगों को हिरासत में ले लिया। उन पर आरोप ये है कि ये हैं तो यूएन से जुड़े हुए लोग, लेकिन ये इजराइल के लिए काम कर रहे थे, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला ये था कि जो हूतीस के लीडर के जो अड्डे थे, जो उनके खुफिया ठिकाने थे, उनका पता अभी तक ना मुसाद लगा पाई है और ना ही CIA ने लगाया है। CIA ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम है और जो इजराइल की खुफिया एजेंसी का है उसका नाम मुसाद है। इन दोनों ने मिल के भी अभी तक हूतीस के लीडर के जो खुफिया ठिकाने हैं उनका पता ये दोनों मिल के भी अभी तक नहीं लगा पाए। तो हो सकता है कि यूएन के उन लोगों का सहारा लिया हो ताकि उनके खुफिया ठिकानों को पता करके उन लोगों के साथ कार्रवाई, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई ये लोग कर सकें। तो ये चंद खबरें थी और चंद बातें थी जो आपके सामने मैंने बताई। दुनिया और देश की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर भी। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।